and in this video we'll discuss the solutions of June 2024 paper of Molecules of Life, that is BCH 149. So the first question is, what is Z ion? Z ion means zwitterion, and how does it affect the titration of amino acids? December 2023 के paper में भी I guess there was a question about zwitterion and its properties. So the carboxyl group, an amino group and an amino acid can ionize in an aqueous solution. बेटा देखो, जो अमीनो एसिड होता है, अमीनो एसिड के पास CONH ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। जो भी हमारे जितने भी अमीनो एसिड्स आपस में लिंक्ड होते हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। अब अगर हम उसमें देखें तो एक कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है और नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन लिंक्ड है। तो यहाँ पे नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन दोनों प्रेजेंट है। तो अगर हम एक न्यूट्रल पीएच पे बात करते हैं, द मॉलिक्यूल विच इज हैविंग नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, तो उसका जो ओवरऑल चार्ज है वो बैलेंस हो जाता है। तो दो इट हैज़ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, वो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल नहीं है, बट स्टिल अपने आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे या एक न्यूट्रल पीएच पे वो एक न्यूट्रली काम कर रहा है, मतलब वो आयोनाइज नहीं हो रहा। इस ऐसे आयन्स को हम बोलते हैं zwitterion। ओके, The carboxyl group, an amino group and in an amino acid can ionize in an aqueous solution. अगर हम किसी aqueous solution में डालेंगे तो ये ionize होंगे, ये या तो प्रोटॉन गेन करेंगे, लूज करेंगे। These can accept as well as donate a hydrogen ion and can act as acid or base depending upon the condition, depending upon the environment in which they are kept and depending upon the solution in which they are mixed। उसके pH पे डिपेंड करते हैं कि ये अलग अलग वे में, at times they will donate hydrogen ion and at times they will accept hydrogen ion। At or around neutral pH an amino acid forms a dipolar ion or a zwitterion। न्यूट्रल पीएच पे बात करें तो वो एक zwitterion बनाता है। zwitterion में पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है विद इन द सेम मॉलिक्यूल। The slope in titration curve is observed when at particular pH amino acid exists in a Z form and therefore is unable to provide proton to neutralize the base। तो अगर जब हम टाइट्रेशन में क्या करते हैं, हम एसिडिक मीडियम से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे हम उसके अंदर बेस डालते रहते हैं। तो पहले जो pH है वो <7 है, ठीक है। अब एसिडिक मीडियम है, उसके बाद जैसे जैसे हम बेस डाल रहे हैं अपॉइंटमेंट कम, जब पीएच जो होगा वो न्यूट्रल होगा, उसके बाद जो पीएच है वो ग्रेटर देन 7 हो जाएगा। तो ये सारी कंडीशन में, डिफरेंट कंडीशन में द zwitterion विल बिहेव डिफरेंटली, बट येस एट न्यूट्रल पीएच और एट सर्टेन पीएच इट विल बिहेव, जहाँ पे ये कोई भी जो अमीनो एसिड जो प्रोटॉन है वो ये लूज नहीं कर रहा, ठीक है। सो अमीनो एसिड एग्जिस्ट इन zwitterion एंड देयरफॉर इज अनेबल टू प्रोवाइड प्रोटॉन टू न्यूट्रलाइज द base। The zwitterion form of an amino acid affect the titration amino acid in the following ways। zwitterion is the dominant species at physiological pH। physiological pH मतलब हमारी फिजियोलॉजी में, हमारे जो बॉडी है उसमें नॉर्मली अपार्ट फ्रॉम 1 और 2 प्लेसेस, जैसे कि हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंडिक कंडीशन अलग है या हमारा पैनक्रियाटिक ग्लैंडिक कंडीशन अलग है, लेकिन अदरवाइज अगर हम ओवरऑल बात करें तो हमारी बॉडी एक न्यूट्रल रेंज में काम करती है। तो उस pH में जो अमीनो एसिड है उसकी zwitterion फॉर्म जो है वो डोमिनेंट है, मतलब कि वो एक न्यूट्रल फॉर्म में रहता है, ना वो हाइड्रोजन आयन लूज करता है ना वो हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करता है। नेक्स्ट, zwitterion कैन अंडरगो एसिड बेस रिएक्शन। द zwitterion कैन अंडरगो एसिड बेस रिएक्शन व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस इज एडेड टू इट। तो अगर हम डिफरेंट एसिड बेस कंडीशंस की बात करें तो बेटा लो पीएच पे, जहाँ पे कि एसिडिक मीडियम होता है, वहाँ पे अमीनो एसिड जो है वो लूज कर देगा अपना zwitterion कैरेक्टर एंड हैज़ अ नेट पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि एसिडिक मीडियम में इसके ऊपर नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और बेसिक मीडियम में अमीनो एसिड के ऊपर एक नेट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो आप याद रखना, लो पीएच पे जो अमीनो एसिड है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और अगर हाई पीएच होगा दैट मीन्स बेसिक रेंज का होगा तो अमीनो एसिड के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड अलाउ इट टू एक्ट बोथ एज एन एसिड एज अ बेस। अब जो क्योंकि ये जो पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है उसमें कार्बोक्सिलेट ग्रुप भी है, उसमें अमीनो ग्रुप भी है, जिसकी वजह से वो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर रहा है एट डिफरेंट पीएच वैल्यूज। बट रिमेंबर वन थिंग, हर अमीनो एसिड का जो पीएच वैल्यू है, जो उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है जिस पे वो zwitterion की तरह बिहेव करेगा, दैट पीएच वैल्यू इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट अमीनो एसिड। ऐसा नहीं है कि एक pH 7 है, चाहे जो मर्जी 20 अमीनो एसिड में से हम कोई भी अमीनो एसिड पिक कर लें वो इस pH पे zwitterion की तरह बिहेव करेगा। नो, दैट डज नॉट हैपन बिकॉज हर एक का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो अलग है। If acid is added to the solution containing zwitterion, carboxylate group captures a hydrogen ion। जब हम एक एसिडिक मीडियम क्रिएट करते हैं, मतलब कि हमने एक एसिडिक सोल्यूशन बनाया, एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है, हाइड्रोजन आयन रिलीज करना। ये हाइड्रोजन आयन कौन ले लेगा, कार्बोक्सिलेट ग्रुप, जिसकी वजह से इस अमीनो एसिड के ऊपर एक नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। यही अगर हम बात करते हैं बेटा बेस की, अगर हम बेस ऐड करते हैं तो बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए अमीनो एसिड जो है वो अपना हाइड्रोजन आयन लूज करेंगे। ये हाइड्रोजन आयन कहाँ से आया, अमीनो ग्रुप से, और इनके ऊपर नेट चार्ज कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। सो एज आई टोल्ड, बेसिक मीडियम में नेगेटिव चार्ज आ रहा है और एसिडिक मीडियम में पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर रहे हैं। इन बोथ सर्कमस्टांसेस अमीनो एसिड acts to maintain the pH of the system, that is to remove added acid or base from the solution। और ये अमीनो एसिड क्यों कर रहे हैं, जैसे अब हाइड्रोजन
जब एसिडिक मीडियम था तो वो जो हाइड्रोजन आयन एसिड ने रिलीज़ करा था वो इन्होंने कैप्चर कर लिया। क्यों? क्योंकि ताकि एक न्यूट्रल पीएच मेंटेन हो सके। तो ये जो रिएक्शन हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है ताकि ये पीएच को मेंटेन कर सके। द पर्टिकुलर पीएच एट विच अमीनो एसिड एग्जिस्ट इन सोल्यूशन एज ज्विटर आयन इज कॉल्ड इट्स आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वो पीएच होता है जिसपे एक अमीनो एसिड ज्विटर आयन की तरह एक्ट करता है। एट इट्स पीआई द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस ऑन द अमीनो एसिड बैलेंस एंड द मॉलिक्यूल एज अ होल एक्ट्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे ये ज्विटर आयन की तरह बिहेव करे, या हम बोलेंगे जिस पीएच पे एक अमीनो एसिड ज्विटर आयन की तरह बिहेव करता है उस पीएच को हमने बोल दिया उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। अमीनो एसिड हुज साइड चेन्स आर न्यूट्रल हैव आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स रेंजिंग फ्रॉम 5 to 6.5। जो बेसिक अमीनो एसिड्स होते हैं, मतलब कि जिनके पास पॉजिटिवली चार्ज साइड चेन्स हैं, उनका कंपैरेटिवली हाई आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है। और जो एसिडिक अमीनो एसिड है जिनकी साइड चेन पे नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो उनका जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है वो लो होता है। सो दिस इज अ स्ट्रक्चर जहाँ पे आप देखोगे कि अगर ये एक अमीनो एसिड है जिसपे नॉर्मली एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज था, एसिडिक एनवायरनमेंट में क्या हुआ, ये कार्बोक्सिलेट ग्रुप के साथ ये हाइड्रोजन अटैच हो गया और उसके ऊपर क्या बच गया, एक नेट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। सिमिलरली बेसिक मीडियम में क्या होगा, बेसिक मीडियम में ये अपना प्रोटॉन जो है यहाँ से ये प्रोटॉन लूज कर देगा। दिस वाज अर्लियर NH3 और अब ये बन गया है NH2, ताकि ये हाइड्रोजन जाके इस OH के साथ वाटर मॉलिक्यूल बना सके ताकि पीएच स्टेबलाइज हो सके। और इस कंडीशन में इसके ऊपर आ जाता है एक नेट नेगेटिव चार्ज। ठीक है जी। तो जो डिफरेंट अमीनो एसिड्स होते हैं, जैसे जो नॉन पोलर अमीनो एसिड्स हैं, उनका जो पीआई आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है वो नियरली 6 है। जो बेसिक अमीनो एसिड्स हैं जैसे कि आर्जिनिन, हिस्टिडीन, लाइसिन, उनका पीएच जो है वो 6.5 से ज़्यादा आ जाता है। जो एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, जो एसिडिक अमीनो एसिड्स है, उनका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो होता है वो 5 से भी नीचे चला जाता है, 3, 3.8, 4। तो डिफरेंट अमीनो एसिड्स हैव डिफरेंट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स। नेक्स्ट, व्हाट आर लाइसोसोम्स, स्टेट देयर फंक्शंस इन द सेल। लाइसोसोम्स जो हैं वो एक सेल ऑर्गेनेले हैं जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, मतलब कि ऐसे एंजाइम विच आर केपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग अदर मटेरियल, विच आर केपेबल ऑफ हाइड्रोलाइजिंग, विच आर केपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन अदर मटेरियल। सो विद इन द साइटोप्लाज्म सेवरल हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स केपेबल ऑफ हाइड्रोलाइजिंग प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रेजेंट विद इन स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। और इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि लाइसोसोम्स जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स हैं विच कंटेन सेवरल हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, एंड दीज एंजाइम्स are very different in nature. Different enzymes are present which are capable of hydrolyzing protein, nucleic acid, carbohydrates, etc. Some 40 enzymes are known to be present in the lysosome. So lysosomes बनते कैसे हैं? लाइसोसोम बनते हैं बेटा गोल्गी बॉडी से। ठीक है। गोल्गी बॉडी से पिंच ऑफ होके, जो गोल्गी का एक सिस और ट्रांसफेस होता है, तो वहाँ से पिंच ऑफ होके बनते हैं लाइसोसोम्स। और लाइसोसोम्स के अंदर के जो एंजाइम्स हैं इनका बेसिकली सोर्स है RER, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। Lysosomes are actually formed by budding from the Golgi bodies. Their main functions appear to be involved in selective breakdown of cellular macromolecules. Obviously, if these are bags which are packed with hydrolytic enzyme, तो इनका मेन फंक्शन क्या है? इनका मेन फंक्शन है अलग अलग मैक्रोमोलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करना। The lytic enzymes are thus especially contained within these bag-like structures so that indiscriminate hydrolysis of substances is prevented. तो इसका मतलब ये था कि RER जो था वो बहुत सारे एंजाइम्स बना रहा था। अगर RER बहुत सारे एंजाइम्स बना के, मान लो यहाँ पे RER प्रेजेंट है और ये बहुत सारे एंजाइम्स बना के ऐसे ही साइटोप्लाज्म में रिलीज कर देता है, तो वो अननेसेसरी हाइड्रोलिसिस करेंगे, अननेसेसरीली मैक्रोमोलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करेंगे। दैट इज वाई देयर इज अ नीड कि जितने पावरफुल एंजाइम्स है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है, इनको स्मॉल वेसिकल्स में पैक करा जाए ताकि जब जिस सब्सटेंस को डाइजेस्ट करना होगा या ब्रेक करना होगा तो उसके अकॉर्डिंगली हम कर सकते हैं। लाइसोसोम्स आर अबंडेंट इन ल्यूकोसाइट्स, WBCs के अंदर ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। दे इंजेस्ट इन्वेडिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स, और ये क्या करते हैं? इंजेस्ट कर देते हैं, मतलब खा जाते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं। ठीक है। अगर आपने फैगोसाइटोसिस पढ़ा होगा तो फैगोसाइटोसिस में क्या होता है बेटा? मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो फैगोसाइटोसिस करते हैं। ठीक है। अब जब मैक्रोफेजेस फैगोसाइटोसिस करते हैं तो वो जो भी पार्टिकल को इनगल्फ कर रहे हैं वो लाइसोसोम के साथ कंबाइन होकर फैगोलाइसोसोम बनता है। ठीक है। आई गेस अगर आप लोग बायो के स्टूडेंट हो तो इस बात को अच्छे से समझ पाओगे। लाइसोसोमल एंजाइम्स आर इन्वॉल्व इन द स्कैवेंजिंग ऑफ, तो एक तो काम हो गया कि इंजेस्ट कर रहे हैं माइक्रोब्स को। ठीक है। दिस इज द फर्स्ट फंक्शन। सेकंड फंक्शन है ये स्कैवेंजिंग ऑफ एज्ड एंड डैमेज सेल। हमारी बॉडी के अंदर जो भी एज्ड सेल्स हैं या जो भी डैमेज सेल है, हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स डैमेज हो गए, खराब हो गए, उनकी क्लियरिंग कैसे होगी? उनको हटाएगा कौन? उनको हटाने का काम कौन कर रहे हैं? लाइसोसोम। दिस इज द सेकंड फंक्शन। इन सेवरल डिजीज स्टेट एंड ऑल्सो बाय इंटॉक्सिकेशन विद टॉक्सिक केमिकल्स द लाइसोसोमल मेम्ब्रेन्स आर डैमेज्ड। कभी कभी कुछ केमिकल्स की वजह से लाइसोसोम की मेम्ब्रेन जो है वो डैमेज हो जाती है। अगर ये मेम्ब्रेन डैमेज होगी तो इसके अंदर जितना भी एंजाइम था वो सारा बाहर आ जाएगा।
विच लीड्स टू लीकेज ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम्स, और फिर वो करेगा ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन म्यूकोपॉलीसेकेराइड लीडिंग टू सेवरल कॉन्सिक्वेंसेज, क्योंकि फिर क्या होगा, अननेसेसरी ब्रेकडाउन चीज़ों का स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से द सेल विच कंटेन सच लाइसोसोम में वैनिश, हो सकता है कि ये सेल ही खत्म हो जाए। इन मेनी इंस्टांसेस डिसऑर्डर्स एसोसिएटेड विद लाइसोसोमल एंजाइम डेफिशिएंसीज ऑफन लीड टू सेवरल मेंटल डिसऑर्डर्स। और अगर आपको लाइसोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, आई पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, देयर इज अ वीडियो जिसमें हमने सारे सेल ऑर्गेनेल्स को सेपरेटली पढ़ा हुआ है। ठीक है जी। नेक्स्ट, डिस्क्राइब फैट, ऑयल एंड वैक्सेस विद सूटेबल एग्जाम्पल। फैट्स एंड ऑयल्स आर नथिंग बट ट्राइग्लिसराइड। ये बेसिकली क्या है, ये ट्राइग्लिसराइड का मतलब कि फैट, जब फैटी एसिड बनते हैं उन्हीं के एक मोनोमर्स होते हैं ट्राइग्लिसराइड, जब उनकी स्मॉल फॉर्म्स होती हैं ट्राइग्लिसराइड। तो ये बेसिकली क्या है, ये ट्राइग्लिसराइड्स हैं विच अकर इन सॉलिड एंड लिक्विड फॉर्म, जो अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रूम टेम्परेचर। अब इनके स्टेट के बेसिस पे, इनके बिहेवियर के बेसिस पे हमने कुछ ट्राइग्लिसराइड को कंसिडर कर दिया फैट्स, और कुछ ट्राइग्लिसराइड को हमने कंसिडर कर दिया ऑयल। फैट्स जनरली एग्जिस्ट इन फॉर्म मोनोग्लिसराइड्स, डाइग्लिसराइड्स और ट्राइग्लिसराइड। अगर हम केमिकल नेचर की बात करें, सिर्फ सिंगल ग्लिसराइड है या 2 ग्लिसराइड मॉलिक्यूल्स है या 3 ग्लिसराइड मॉलिक्यूल्स है। इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव ऑफ फैटी एसिड्स आर फैट्स एंड ऑयल। फैटी एसिड से बनने वाले मेन जो चीज़ें हैं वो फैट्स एंड ऑयल हैं। दे आर ट्राइग्लिसराइड विच ऑन अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूसेस सोप्स एंड ग्लिसरॉल। ये सोप और ग्लिसरॉल की फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स दैट आर सॉलिड और सेमी सॉलिड एट रूम टेम्परेचर आर कॉल्ड फैट्स। तो जो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फैट्स। दे आर जनरली ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स एंड कंपोज ऑफ लार्ज ट्राइग्लिसराइड्स विद ईदर सैचुरेटेड फैटी एसिड और फैटी एसिड विद डबल बॉन्ड। सैचुरेटेड फैटी एसिड का मतलब है कि उन फैटी एसिड के अंदर सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे फैटी एसिड भी हो सकते हैं जिनके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। द सैचुरेटेड फैटी एसिड आर पैक्ड क्लोजली टुगेदर गिविंग द ट्राइग्लिसराइड्स रिलेटिवली हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये जो फैटी एसिड है वो एक दूसरे के इतने कॉम्पैक्ट रहते हैं जिसकी वजह से ये सॉलिड या सेमी सॉलिड है, और इसको मेल्ट करने के लिए हमें थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है। ठीक है, लिक्विड ट्राइग्लिसराइड्स जो होते हैं वो ऑयल फॉर्म, मतलब उनको हम ऑयल बोलते हैं, या हम बोल सकते हैं जो ट्राइग्लिसराइड लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है दे आर नॉर्मली कॉल्ड एज ऑयल्स। ऑयल टिपिकली कम फ्रॉम प्लांट प्रोडक्ट्स सच एज मस्टर्ड, सनफ्लावर कॉर्न। एक बहुत कॉमन एग्जांपल, हम लोगों के किचन में एक चीज़ होती है घी और एक चीज़ होती है वेजिटेबल ऑयल। ठीक है, अगर आपने वेजिटेबल ऑयल को कभी देखा हो तो वो हमेशा एक लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर हम उसको फ्रिज में भी उठा के रख देंगे देन ऑल्सो इट वोंट गेट फ्रीज और इट वोंट टर्न इनटू अ सेमी सॉलिड फॉर्म। लेकिन घी को अगर हमने गर्म करा तो वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा, अदरवाइज वो सॉलिड फॉर्म में, वो बहुत जल्दी फ्रीज हो जाता है। सर्दियाँ भी आएंगी तब भी घी पड़े पड़े फ्रीज हो जाएगा। तो घी बेसिकली क्या है, घी है फैट। और वेजिटेबल ऑयल जो भी हम सनफ्लावर ऑयल ले रहे हैं या मस्टर्ड ऑयल ले रहे हैं या सेसमे सीड ऑयल, जितने भी हम वेजिटेबल ऑयल्स कुक कर रहे हैं, मतलब सीड के ऑयल या प्लांट बेस्ड ऑयल जो भी हम यूज़ कर रहे हैं अपने कुकिंग में, या ऑलिव ऑयल हो, तो ये सारे क्या हैं, ये बेसिकली ऑयल हैं। दीज आर द ट्राइग्लिसराइड्स विच अकर इन लिक्विड स्टेट। ठीक है जी। दे आर composed primarily of triglyceride with unsaturated fatty acid। अब ये एक चीज़ आपको याद रखनी है, इनके अंदर मेनली सैचुरेटेड फैटी एसिड है और इनके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है दैट कैन नॉट बी पैक्ड टाइटली टुगेदर ड्यू टू zigzag structures। Therefore they have relatively low melting point causing them to be liquid at room temperature। The third thing which we have to discuss is wax। वैक्स आर एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो जब बहुत सारे फैटी एसिड्स को, चाहे वो सैचुरेटेड हो चाहे वो अनसैचुरेटेड हो, उनकी एस्टेरिफिकेशन कर देते हैं, मतलब उनको किसी अल्कोहल के साथ ट्रीट कर देते हैं तो बन जाते हैं वैक्सेस। हाउएवर इंस्टेड ऑफ ग्लिसरॉल दे कंटेन लॉन्ग चेन अल्कोहल, और इनको जब हम रिएक्ट करवा रहे हैं तो हम ग्लिसरॉल के साथ नहीं रिएक्ट करा रहे कि कोई लॉन्ग चेन अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। Wax are the major energy storage form in plankton which serve as food for marine organisms such as whale, herring, salmon. They also provide waterproof and protective coating on the skin, hair and feathers of many animals, birds and plants। तो ये basically waxy coating जो कई plants के ऊपर present होती है तो एक waterproof protection provide करती है। Waxes are formed when a fatty acid undergoes esterification with monohydric alcohol of high molecular weight। जब हम एक बहुत बड़ा molecule ले रहे हैं, like 15 से 36 कार्बन तक का कोई molecule ले रहे हैं, या as mentioned कि C4 to C36, अगर हम कोई या C16 to C30 मॉलिक्यूल, मतलब 16 to 30 कार्बन का कोई मॉलिक्यूल लेके उसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो वैक्स फॉर्म हो रहा है। वैक्स आर ऑल्सो एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इंस्टेड ऑफ ग्लिसरॉल हमने यहाँ पे लॉन्ग चेन अल्कोहल लिए। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट देन ट्राइग्लिसराइड्स। वैक्स आर मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। दिस इज द रेपिटेटिव थिंग। वैक्स आर वाइड स्प्रेड इन नेचर एज मेनी ऑफ देम सर्व एज प्रोटेक्शन फंक्शन ऑफ फ्रूट एंड लीफ। बीइंग हाईली insoluble in water, having no double bond in their hydrocarbon chain, they are chemically inert। तो ये नॉन रिएक्टिव हैं, दैट मीन्स ये स्टेबल होती हैं, सेफ होती हैं हमारे यूज़ करने के लिए, क्योंकि ये ऑयल, ये एक फैट का पार्ट है, ट्राइग्लिसराइड का पार्ट है, तो दीज आर insoluble in water।
In vertebrates, waxes secreted by cutaneous glands provide a protective coating on the skin and hair to keep them lubricated and waterproof. Birds, particularly waterfowl, secretes waxes to make their feathers water repellent. तो जो भी ऑर्गेनिज्म है, देखो नेचर हैज़ इट्स ओन रेमेडी. जैसे प्लांट के ऊपर एक क्यूटिन की वैक्सी कोटिंग होती है, उसी तरह एनिमल्स जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनकी बॉडी की शिट पे भी बहुत बार ऐसी कोटिंग्स वैक्सी कोटिंग्स होती हैं ताकि पानी में रह के भी वो वाटर के जो इम्पैक्ट होता है, जो कंटिन्यूस इम्पैक्ट होता है, उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट. रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा जून 2022 पेपर का. अनदर क्वेश्चन, शॉर्ट नोट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग: सार, ड्रग रिसेप्टर थ्योरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. तो अगर हम बात करते हैं सार की, सार का मतलब होता है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप. एज द नेम सजेस्ट कि मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर से उसके कुछ एक्शंस हैं जो रिलेटेड होते हैं. ठीक है, सो दिस इज दैट स्टडी जहाँ पे हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से उसके फंक्शंस को कोरिलेट कर सकते हैं. Structure of the drug determines its biological function was first stated by Crum, Brown and Fraser in 1868. Determination of structure and function relationship helped the medicinal chemist to synthesize new drugs. उन्होंने जब मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर और फंक्शन को रिलेट करके उनके बीच में इंटर रिलेशनशिप समझा तो उनके लिए नई मेडिसिन या नया ड्रग बनाना ईजी हो गया था. द बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ अ न्यू केमिकल कंपाउंड कैन ऑफन बी प्रिडिक्टेड फ्रॉम इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर यूजिंग डेटा ऑफ सिमिलर कंपाउंड. दिस इज बिकॉज सिमिलर कंपाउंड में हैव सिमिलर फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज. अगर उनको ए, कोई एक कंपाउंड है लेट्स से ए, इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में पता है, ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो बहुत ज़्यादा मिलता जुलता मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वाला फॉर्मूला होगा वो उसके फंक्शन को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि नाउ दे विल बी क्लोजली रिलेटेड. तो स्ट्रक्चर की हेल्प से वो फॉर्मूला, वो उसके फंक्शन को अच्छे से समझ पा रहे थे. देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड देयर बायोलॉजिकल एक्टिविटी. दिस इज द प्रिंसिपल विच इज रेफर्ड टू एज स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप. SAR is useful to study the effect of modification of drug analogues, that is how modification will affect transport across membrane, water solubility, receptor binding and pharmacokinetic properties. तो बेसिकली वो अलग अलग स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे देख रहे थे कि जब भी कोई ड्रग सिंथेसाइज करना है तो उसको कैसे मॉडिफाई करें, उसके स्ट्रक्चर को कैसे चेंज करें ताकि वो उसमें डिज़ायर्ड प्रॉपर्टी इनकॉर्पोरेट कर सके. लाइक उसको मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट कराना है या नहीं कराना, वो मॉलिक्यूल वाटर सोल्यूबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. तो ये सारी चीज़ें उसके स्ट्रक्चर से रिलेट कर रहे थे. दीज मॉडिफिकेशंस कैन बी चेंज इन साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ द पेरेंट कंपाउंड, या फिर चेंजिंग इन द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द लीडिंग मॉलिक्यूल कि वो लीवो रोटेटरी होगा या डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, या फिर नेचर एंड डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन. द इफेक्ट ऑफ चेंज इन साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ पेरेंट कंपाउंड कैन बी एक्सप्लेन बिलो. एक एग्जाम्पल जहाँ पे उन्होंने साइज और मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को, मेन मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को चेंज कर. For example, change in size and structure of parent compound. It is well known that drug when taken has to be absorbed. अब कोई भी मेडिसिन हम ले रहे हैं, कोई भी ड्रग हम ले रहे हैं, उसका पर्पस क्या है? जाके किसी ना किसी सेल पे एक्ट करना. अगर उसको सेल के अंदर एक्ट करना है, दैट मीन्स उसको जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस करना ज़रूरी है. और सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए या तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे जहाँ पे वो बाइंड होना चाहिए, या उसका जो स्ट्रक्चर है वो इस हिसाब से होना चाहिए कि वो मेम्ब्रेन को ईजिली क्रॉस कर सके. ठीक है, सो इट शुड क्रॉस अ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टेड टू द टारगेट साइट एंड देन अटैच टू रिसेप्टर टू प्रोड्यूस इट्स फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट. फॉर दिस होल प्रोसेस द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड या ड्रग इज वेरी इंपॉर्टेंट एज द ड्रग विल बाइंड टू द रिसेप्टर ओनली इफ द स्ट्रक्चर फिट्स द रिसेप्टर. वो इस रिसेप्टर के साथ तभी बाइंड करेगा अगर उस ड्रग के ऊपर कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जो इसके साथ बाइंड कर सके. जैसे हमें पता है कि रिसेप्टर और उसके सबस्ट्रेट में, जैसे एंजाइम और सबस्ट्रेट में लॉक इन की हाइपोथेसिस होता है कि वो एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा स्पेसिफाइड होते हैं. दैट थिंग. If a group is added or removed, it will only changes the structure of compound but not changes the function, also by either enhancing the effect of drug or decreasing the effect of drug. तो हमने क्या करा, मतलब साइंटिस्ट ने, केमिस्ट ने क्या करा कि कुछ एक ऐसे मॉलिक्यूल या तो ऐड कर दिए ताकि वो रिसेप्टर से इजीली बाइंड कर सके. वंस बाइंडिंग होगी तो वो अपना जो उसका इफेक्ट है वो नॉर्मली प्रोड्यूस करेगा. लेकिन अगर मान लो कोई ड्रग है जो एक इफेक्ट तो प्रोड्यूस कर सकता है, लेट्स से XYZ, लेकिन ये जिस सेल पे एक्ट करना था उसके साथ बाइंड ही नहीं हुआ या उसकी मेम्ब्रेन में क्रॉस करके गया ही नहीं, तो इसका इफेक्ट प्रोड्यूस होगा नहीं ना टारगेट साइट पे. ठीक है, टारगेट साइट पे इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए ये ज़रूरी है कि ये अपने टारगेट पे बाइंड करें. नेक्स्ट, द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ फ्यू ग्रुप्स इज एक्सप्लेन इन द फॉलोइंग पैराग्राफ. जैसे कि एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप. अगर मिथाइल ग्रुप ऐड करते हैं तो मिथाइल ग्रुप से क्या होता है, लाइपोफिलिसिटी इंक्रीज होती है. मतलब कि जो फैट लविंग, ठीक है, एक होता है वाटर लविंग, हाइड्रोफिलिक. ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल वाटर लविंग है, वो वाटर के अंदर सोल्यूबल हो जाते हैं. कुछ होते हैं हाइड्रोफोबिक होते हैं, वो वाटर हेटिंग होते हैं. अब वो वाटर हेटिंग है, दैट मीन वो वाटर के अंदर कंबाइन नहीं कर रहे, बट हम चाहते हैं कोई ऐसी चीज़ जो फैट के साथ कंबाइन हो जाए. दैट इज लिपोफाइलिसिटी विच कॉजेज एंड इंक्रीजेज इट्स ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन. क्योंकि मेम्ब्रेन क्या है, बायोलिपिड लेयर है, 2 लिपिड की लेयर है, प्लस साथ में प्रोटीन प्रेजेंट है. तो अगर वो लिपिड के साथ अच्छे से बाइंड करेगी तो इस मेम्ब्रेन को ईजिली क्रॉस कर सकेंगे. ठीक है,
As biological membranes are lipid bilayer, therefore increasing lipophilicity will increase transport. Increase in transport across membrane will increase its biological function. However, increase in lipophilicity will cause a decrease in its property of water solubility, which might decrease its activity. लेकिन एक चीज़ याद रखनी है, अगर हम उसकी लाइपोफिलिसिटी इंक्रीज कर रहे हैं, अगर हम उसकी ऑयल के साथ, लिपिड के साथ बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, तो एट द सेम टाइम हम उसकी वाटर के साथ जो बाइंडिंग कैपेसिटी है वो कम कर रहे हैं. ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है. अगर सपोज एक मॉलिक्यूल ए है जो वाटर के साथ कंबाइन होना चाहिए, ठीक है, वो वाटर के साथ, जैसे बहुत कॉमन एग्जांपल विटामिन डी के टैबलेट्स. विटामिन डी जो है वो हमारा फैट सोल्यूबल विटामिन है. ठीक है, तो अगर हम उसको एक ऐसे मॉलिक्यूल, इसलिए बोला जाता है कि उसको मिल्क के अंदर, क्रीम के अंदर, कर्ड के अंदर, ऐसी किसी चीज़ के साथ खाओ ताकि वो फैट सोल्यूबल मॉलिक्यूल में उसकी प्रॉपर्टी इन्हांस होगी. लेकिन अगर हम उसे ऐसे ही ले लें नॉर्मली पानी के साथ एम्प्टी स्टमक, तो वो इतना इफेक्ट नहीं करेगा. ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि कौन से मॉलिक्यूल को हमें लाइपोफिलिसिटी बढ़ानी है, मतलब मिथाइल ग्रुप ऐड करें ताकि वो लिपिड लविंग बने, उनके साथ अच्छे से डिजॉल्व हो, या हम चाहते हैं कि नहीं वो तो वाटर सोल्यूबल होना चाहिए तो उसकी लिपोफिलिसिटी कम करो. तो अगर वहाँ पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो मिथाइल ग्रुप को हटा दो, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप. Addition of hydroxyl group increases इट्स हाइड्रोफिलिसिटी. अब अगर हमें उसे वाटर लविंग कैपेसिटी बढ़ानी है तो हम उसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाएंगे. इट कॉजेज इंक्रीज इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग एट द टारगेट साइट. एडिशन ऑफ बेसिक ग्रुप लाइक अमीन, अमाइड. द बेसिक ग्रुप व्हेन इन फ्री फॉर्म हेल्प द ड्रग टू ट्रांसपोर्ट, एंड इन सॉल्ट फॉर्म हेल्प द बॉन्डिंग ऑफ ड्रग विद रिसेप्टर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड. तो अगर हमें ड्रग की हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज करनी है या उसका ट्रांसपोर्ट इंक्रीज करना है तो वहाँ पे हम कुछ बेसिक मॉलिक्यूल्स ऐड कर सकते हैं. सो बेसिकली दिस कॉन्सेप्ट इज यूज्ड इन ड्रग डिस्कवरी टू कैरेक्टराइज एग्जिस्टिंग and guide the synthesis of compound with increased activity, a different activity from the existing drug and fewer side effect. तो basically इससे हम एक drug से एक different activity produce कर सकते हैं और हम उसके side effects को reduce कर सकते हैं. It is used to determine the pharmacophore and unwanted side effects. It also help to know the minor changes in a molecule would affect the how the minor changes, छोटे छोटे changes से कैसे उनकी pharmacological activities होती है, मतलब एक drug का जो action है हमारी body पे वो कैसे enhance या degrade करा जा सकता है. SAR is located at the intersection of biology, केमिस्ट्री एंड स्टैटिस्टिक्स. तो ये एक ब्रांच है जो बायो, केमिस्ट्री और स्टैट तीनों ग्रुप को एक साथ इकट्ठा करती है. द फोकस ऑफ इंटरलिंकिंग ऑफ दीज डिसिप्लिन्स आर ब्रॉट अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च एक्टिविटी रिजेंबलिंग द साइंस ऑफ सार. तो अगर आप यहाँ पे देखो, बायोलॉजी बेसिकली हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ड्रग को स्टडी कर रहे हैं, उनके जो अब हम स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे हैं तो मतलब हम उनकी केमिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं, और उसके डेटा को जब हम एनालाइज कर रहे हैं, जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं कि इससे कितना % इफेक्ट बढ़ रहा है, कितना % इफेक्ट कम हो रहा है, तो दैट मीन्स यहाँ पे हम स्टैटिस्टिक्स कर रहे हैं. ठीक है जी. नेक्स्ट इज ड्रग रिसेप्टर थ्योरी. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रग रिसेप्टर थ्योरी. तो अगर हम बात करते हैं ड्रग रिसेप्टर थ्योरी की, तो इसका मतलब ये है कि ड्रग हमारी बॉडी में जो भी हम केमिकल या ड्रग कंज्यूम कर रहे हैं वो बॉडी के अंदर काम कर कैसे रहे. ठीक है, द बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ ड्रग इज रिलेटेड टू द स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स. ड्रग का जो भी काम है वो डिपेंड करता है कि ड्रग और रिसेप्टर मिलकर जो कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं वो कितना स्टेबल है. दैट इज एफिनिटी ऑफ अ ड्रग फॉर इट्स रिसेप्टर. क्योंकि जैसे भी हमने पीछे नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा कि जिसके अंदर हमारा स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप था, वहाँ पे हमने ये चीज़ पढ़ी कि ड्रग के पास कोई ना कोई रिसेप्टर तो होता होगा जिससे जाके वो अपनी स्पेसिफिक सेल के साथ बाइंड कर रहा है और एक्ट कर रहा है. इसी तरह जो ड्रग का स्ट्रक्चर है, जो ड्रग के ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट है या ड्रग के ऊपर जो स्पेशल मॉलिक्यूल प्रेजेंट है जो इन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर रहे हैं, वो उसकी एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है, तो जितना स्ट्रॉन्ग ये ड्रग और रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स होगा, हम अज्यूम करके चल सकते हैं कि उतना ही अच्छा ड्रग का रिएक्शन होगा, एक्शन होगा. द स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स इज मेजर्ड बाय द डिफिकल्टी इन डिसोसिएशन ऑफ ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स. तो बेसिकली ड्रग और रिसेप्टर मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स. इसको ब्रेक करना जितना डिफिकल्ट होगा, दैट मीन्स इसको ब्रेक करने में जितनी एनर्जी लगेगी वो कॉरेस्पॉन्ड करता है कि ये कितना स्ट्रॉन्ग है, इसकी स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है. द मोर द डिफिकल्टी द मोर स्ट्रॉन्ग इज द इंटरैक्शन एंड मोर इज द ड्रग इफेक्ट. दीज इंटरैक्शंस आर ड्यू टू वैन डर वाल फोर्सेज, हाइड्रोफोबिक एंड आयनिक इंटरैक्शंस अलॉन्ग विद हाइड्रोजन एंड कोवेलेंट बॉन्डिंग. तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा सिमिलर हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं. जैसे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है तो वो जिस हिसाब से बाइंड करते हैं, उसी तरह यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स बन रहा है. यहाँ पे बहुत सारी कोवेलेंट, नॉन कोवेलेंट फोर्सेज जो है वो इन्वॉल्व है. देयर हैव बीन सेवरल मेजर थ्योरीज दैट हैव बीन प्रपोज्ड टू प्रोवाइड थियोरेटिकल बेसिस for understanding modeling and thereby predicting the drug response. Three of the most widely used theories are, सबसे पहली थ्योरी है occupancy theory. Occupancy theory किसने दी थी? It was given by a chemist called Clark. In this theory he said कि ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जब बनता है, ड्रग जब जाके अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जब बनता है तो उससे ड्रग एक्टिवेट हो जाता है और वो अपना एक्शन परफॉर्म करने लग जाता है. एंड द मोमेंट द ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ब्रेक्स डाउन, तो ड्रग का जो एक्टिविटी है, जो एक्शन है, वो बंद हो जाता है.
ठीक है जी. Clark propounded a theory of drug action based on the occupation of receptors. The idea being that a response emanates from a receptor only when it is occupied by the appropriate ligand, that is the drug. That means जब receptor drug के साथ ligand के साथ bind करता है तभी वो response generate करता है. When the drug binds the receptor, it stimulates and produces a biological effect. The biological effect remain till the drug occupies or binds the receptor. Once the drug dissociates, एक बार ये drug और receptor complex में से जब drug अलग हो गया, receptor अलग हो गया, then the drug action will be lost. So we can say that the proportion of occupied receptors is related to the effect of drug. जितने ज़्यादा receptors occupied होंगे उतना ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा. अगर 100% occupancy है तो 100% effect होगा. The interaction between the two molecular species, that is the drug and the receptor, and the effect to be a direct function of the drug receptor complex. तो उन्होंने कहा जितना drug receptor complex बनेगा उतना ही directly corresponding हमें effect देखने के लिए मिलेगा. Later on, it was observed that the occupation of the receptor is essential but not itself sufficient to elicit a response. Later he came to know कि drug receptor complex बन तो रहा है लेकिन सिर्फ complex बनने से response generate नहीं हो रहा. ठीक है. The agonist must also be able to activate, that is induce a conformational change in the receptor. That means जो drug आके receptor के साथ bind हुआ है, मान लो ये एक drug है और ये इस receptor के साथ आके bind हुआ है, तो वो इस receptor के अंदर कुछ conformational changes, कुछ structural chemical changes produce करेगा जिसकी वजह से वो response generate होगा. तो एक ड्रग के अंदर कितनी कैपेबिलिटी है कि वो रिसेप्टर के अंदर कॉन्फर्मेशनल चेंजेस प्रोड्यूस कर सके, दैट ऑल्सो डिसाइड्स कि हाउ इफेक्टिव द ड्रग विल बी. सो द एबिलिटी to bind the receptor designated as affinity and the capacity to induce a functional change in the receptor designated as intrinsic activity. तो यहाँ पे दो वर्ड्स उन्होंने यूज करे हैं, एक है affinity और एक है intrinsic activity. affinity से मतलब है कि ड्रग और रिसेप्टर की बाइंडिंग कितनी स्ट्रॉन्ग है, वो एक दूसरे के लिए कितने स्पेसिफिक है, दैट इज द affinity. वंस अगर वो बाइंड हो जाते हैं तो ड्रग कितना केपेबल है, कितने परसेंट चेंजेस ला सकता है रिसेप्टर के कॉन्फर्मेशन में, दैट इज द इंट्रिंसिक एक्टिविटी और एफिकेसी. For example, antagonists occupy the receptor but do not activate it. So theoretically, quantity donating strength of stimulus imparted to the cell was interposed in the Clark's equation given below. उन्होंने बोला कि अगर सपोज करो जैसे कुछ ड्रग्स होते हैं जो एक्टिवेटर्स होते हैं, जो किसी एक चीज़ को एक्टिवेट कर रहे हैं, कुछ ड्रग्स होते हैं जो इनहिबिटर्स होते हैं, जो किसी फंक्शन को इनहिबिट कर रहे हैं, रोक रहे हैं. तो फॉर एग्जाम्पल हर बार जब ड्रग रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा तो जरूरी नहीं है कि वो रिसेप्टर को एक्टिवेट करे, कभी कभी वो रिसेप्टर को डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है वो बाइंड कर रहा है और उसको एक्टिवेट नहीं होने दे रहा. दैट मीन्स ड्रग जब रिसेप्टर के साथ बाइंड कर रहा है तो कुछ ना कुछ कॉन्फर्मेशनल चेंजेस, कुछ ना कुछ स्ट्रक्चरल या केमिकल चेंजेस इंट्रोड्यूस कर रहा है जिसकी वजह से एक रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है. ठीक है. तो ड्रग और रिसेप्टर मिलकर बनाएंगे ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स. इस स्ट्रेंथ के बेसिस में कि इसमें कितने चेंजेस आ रहे हैं, कितना स्टिमुलस हो रहा है, दिस एस रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस, कितने चेंजेस आ पा रहे हैं उसके बेसिस पे इफेक्ट जनरेट होगा. So depending on agonist, DR, that means drug receptor complex, can generate stronger or weaker as probably as a function of the conformational change. That means जितने ज़्यादा conformational changes receptor के अंदर generate हुए हैं उतना ही ज़्यादा stimulus या strength हमें देखने के लिए मिल रहा है. Second theory is rate theory. It is based on the idea that a response emanates from a receptor in proportion to the kinetic rate of onset and offset of drug binding. और यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि जो जिस स्पीड से, जिस रेट से ड्रग रिसेप्टर के साथ बाइंड कर रहा है या उसके से सेपरेट हो रहा है वो डिसाइड करता है कि रिस्पॉन्स कैसा होगा. ठीक है. तो जितना जल्दी, जितनी स्पीड पे रिएक्शन हो रहा है, जितनी स्पीड पे ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बाइंड करके ड्रग और रिसेप्टर बाइंड करके ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, उसी रेट पे हमें रिएक्शन देखने को मिलेगा. द थर्ड वन इज ऑपरेशनल मॉडल. ऑपरेशनल मॉडल एक मॉडिफाइड और सेमी एम्पेरिकल अप्रोच है फर्स्ट वाली थ्योरी की, दैट इज ऑक्यूपेंसी थ्योरी. इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके और अगर इस डेटा को एग्जैक्ट नंबर्स में स्टडी करा जाए तो वो हमें मिल जाता है ऑपरेशनल मॉडल. दे मॉडिफाइड टू इनकॉर्पोरेट अ फैक्टर रिलेटिंग टू एगोनिस्ट रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स एंड रिस्पॉन्स. इसमें जो भी एक फैक्टर होता है, जो भी एक कोफिशिएंट होता है, वो हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स से कितना ज़्यादा कोफिशिएंट मिल रहा है और उसके कॉरेस्पॉन्ड पे ड्रग एक्शन हमें पता चलता है. सो द नेक्स्ट थिंग इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स. प्रोटीन्स का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, दैट मीन्स प्रोटीन में जब फोल्डिंग शुरू होती है तो वो एक दूसरे से ऊपर बाइंड करने लगते हैं. कभी कभी हमें हेलिकल स्ट्रक्चर मिलते हैं, कभी कभी हमें बीटा प्लेटेड शीट्स मिलती हैं. तो ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर है, ये बीटा शीट्स है, दीज आर द सेकेंडरी स्ट्रक्चर. सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज अरेंजमेंट ऑफ एडजेसेंट अमीनो एसिड रेसिड्यूज इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन. जब बहुत सारे अमीनो एसिड ग्रुप हो गया, वो मिलकर प्रोटीन बन गए, अब वो प्रोटीन की बाइंडिंग कैसे होगी, फोल्डिंग कैसे होगी. इट इज मेंटेन बाय हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन अमाइड हाइड्रोजन एंड कार्बोनाइल ऑक्सीजन ऑफ द पेप्टाइड बैकबोन. The major secondary structures are alpha helices, जिनको हम alpha helix structure भी बोलते हैं, and beta sheets. In the alpha helix structures, the polypeptide backbone is tightly wound around the long axis. मतलब ऐसे लगता है helical, क्योंकि word helical है तो उससे आप समझ सकते हो कि इस तरीके का एक शेप बन रहा है. तो एक लॉन्ग एक्सिस है जिसके अराउंड ऐसे लग रहा है कि ये मूव कर रहा है.
ठीक है। एंड द आर ग्रुप्स ऑफ द अमीनो एसिड रेसिड्यू प्रोटीन आउटवर्ड फ्रॉम द हेलिकल बैकबोन। जो जितने भी एल्काइल ग्रुप है वो बाहर की तरफ है और अमाइड बॉन्ड्स जो है वो अंदर की तरफ है। ठीक है। द हाइड्रोजन बॉन्ड विच स्टेबलाइज द हेलिक्स आर नियरली पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस, और लॉन्ग एक्सिस के पैरेलल ही हमें लगता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी प्रेजेंट हैं जो इसको स्टेबल कर रहे हैं। द नेक्स्ट इज बीटा शीट्स। बीटा शीट्स आर स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन कार्बोनाइल ऑक्सीजन एंड अमाइड हाइड्रोजन ऑन एडजेसेंट बीटा स्ट्रैंड। तो जो साथ वाला बीटा स्ट्रैंड होता है ये उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं लाइक दिस। ठीक है, ये एक स्ट्रैंड हो गया, दूसरा स्ट्रैंड हो गया, इसके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है वो इनको स्टेबल कर रही है। इन बीटा शीट्स द हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर नियरली परपेंडिकुलर टू द एक्सटेंडेड पॉलीपेप्टाइड चेन। अब चेन हमारी अगर आप यहाँ पे देखो, चेन जो है वो ऐसे जा रही है, दैट मीन्स इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, लेकिन जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड दो चेन्स के बीच में इस तरीके से, दैट मीन्स चेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है वो प्रेजेंट है। द बीटा स्ट्रैंड्स मे बी इधर पैरेलल, दैट मीन्स रनिंग इन द सेम नाइट्रोजन टू सी अमीनो टू कार्बोनिल टर्मिनल, या फिर ये भी हो सकता है कि वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो, दैट मीन्स एक में इधर अमीनो इधर कार्बोनिल टर्मिनल है और दूसरा जो साथ वाली शीट है, साथ वाली चेन है, उसमें यहाँ पे सी और यहाँ पे एन टर्मिनल है। ठीक है जी। सो दिस इज अ स्ट्रक्चर जहाँ पे आपको नजर में आएगा कि यहाँ पे देखो हाइड्रोजन, अगर ये एक लॉन्ग एक्सेस हम मान रहे हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें इसके पैरेलल देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, वेयर एज बीटा प्लेटेड शीट्स में यहाँ पे इस डायरेक्शन में हमारी शीट जा रही है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें यहाँ देखने के लिए मिल रही है। फाइन। Next, what is enzyme inhibition? Explain the mechanism of competitive enzyme inhibition. I'll make a separate video for this and put the link in the description. क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो 2 या 3 सब्जेक्ट्स में कॉमन क्वेश्चन है एंड विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स वर्ड रिलेटेड है ड्रग एक्शन से। तो व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, दैट मीन्स जब ड्रग बॉडी पे काम करता है तो बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है। नेक्स्ट, इम्यूनोग्लोबुलिन्स मतलब एंटीबॉडीज हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। स्टोरेशन जो प्रोसेस है वो इन्वॉल्व है ग्लाइकोजन बॉन्ड में। फास्टिंग के टाइम में हमारी बॉडी में से जब फैट्स या न्यूट्रिएंट्स ब्रेक डाउन होते हैं तो कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस होती हैं। और मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द फॉर्मेशन एंड ज्योमेट्री ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। फॉर्मेशन वाला पार्ट तो बेटा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं दिसंबर 2022 पेपर में। सो इन दिस पार्ट वील फोकस विद द ज्योमेट्री ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। सो द पेप्टाइड बॉन्ड केमिकली इज एन अमाइड बॉन्ड। ये बेसिकली एक अमाइड बॉन्ड है, मतलब कि जो कार्बोक्सिल ग्रुप और अमीनो ग्रुप के बीच में बनता है CONH। दिस इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल हम इसको बोल सकते हैं। दैट मीन्स जितने भी एटम्स है दे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एंड ऑक्सीजन विच कैन मूव ओवर टू कार्बन एंड नाइट्रोजन मेक द ओवरऑल मॉलिक्यूल एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब बेसिकली होता क्या है, जो भी अमीनो एसिड है, जैसे अगर उसके पास COOH ग्रुप है, ठीक है, और यहाँ पे जो अमीनो एसिड था वो NH2 था, यहाँ से OH और यहाँ से एक हाइड्रोजन हट जाते हैं, दैट मीन्स इधर बचा C डबल बॉन्ड O विद NH। तो ये जो बॉन्ड है ये COONH, दिस इज अ पेप्टाइड बॉन्ड। ये जो है ओवरऑल एक प्लेनर है, लेकिन इसका ये डबल बॉन्ड ना, क्योंकि ड्यू टू द 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ये जो बॉन्ड है वो स्टेबल नहीं है। ये बॉन्ड जो है वो इधर और इधर इन दोनों के बीच में माइग्रेट करता रहता है। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है उसमें हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या आइसोमेरिज्म आप इसको बोल सकते हो। आई थिंक आपने बहुत सारे रेजोनेंस भी पढ़े होंगे, तो इट इज समवट सिमिलर टू दैट। एज अ रिजल्ट द मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इन सिस एंड ट्रांसफॉर्म। अब यहाँ पे हमारे पास 2 फॉर्म्स प्रेजेंट है, एक फॉर्म है सिस और दूसरी है ट्रांस। अगर आप यहाँ पे डायग्राम देखो बेटा, ये फॉर्म हमारे पास प्रेजेंट है, दिस वन इज द ट्रांसफॉर्म एंड दिस वन इज द सिस फॉर्म। ट्रांसफॉर्म में एक ऑक्सीजन इधर है, हाइड्रोजन इधर है और एल्काइल ग्रुप्स भी ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसकी वजह से क्या होगा, ट्रांसफॉर्म जो है ना वो ज़्यादा स्टेबल हो गया। स्टेबल क्यों, क्योंकि ये हिंड्रेंस जो है वो सबसे कम होगी। जब एल्काइल ग्रुप्स एक ही तरफ होंगे तो यहाँ पे जो हिंड्रेंस है, जो स्टेरिक हिंड्रेंस होती है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, यहाँ पे भी हिंड्रेंस ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से सिस फॉर्म इज नॉट टू स्टेबल, ट्रांसफॉर्म इज मच मोर स्टेबल। द ट्रांसफॉर्म ऑफ द पेप्टाइड इज नॉर्मली एनर्जेटिकली फेवरेबल चॉइस, इट इज एस्टिमेटेड टू बी 1000 times more stable than the cis form. Therefore, in a peptide bond, the hydrogen of the substituted amino group is almost always on the trans to the oxygen. तो मैक्सिमम केसेस में अगर ऑक्सीजन यहाँ है तो हाइड्रोजन इधर होगा, ये दोनों ट्रांस फॉर्म में होंगे ताकि इसी फॉर्म में सबसे ज्यादा स्टेबल रह सकते हैं। The geometrical dimension of the peptide bond impose certain restrictions on the folding of polypeptide chain. अब क्योंकि इसकी ज्योमेट्री की वजह से जो पॉलीपेप्टाइड चेन, जो भी ये पेप्टाइड चेन बन रही है, बहुत सारे अमीनो एसिड जब ज्वाइन हो रहे हैं पेप्टाइड चेन बन रही है, इस स्ट्रक्चर की वजह से वो पूरा इंडिपेंडेंटली उनमें फोल्डिंग नहीं हो सकती। इस स्ट्रक्चर की वजह से फोल्डिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं।
The carbon nitrogen bond length in the peptide bond is 133 picometer, which in comparison to the non peptide is bond length इतना. अगर नॉर्मली कार्बन और नाइट्रोजन में बॉन्ड लेंथ होती है, जब बॉन्ड बनाते हैं तो बॉन्ड लेंथ होती है 146, लेकिन ये बॉन्ड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, सो बोथ ऑफ देम आर अ लिटिल मोर क्लोजर टू ईच अदर. यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ है वो डिक्रीज हो रही है, विच इज 133 पिकोमीटर. इज शॉर्टर बट इज स्लाइटली लॉन्गर देन द डबल बॉन्ड. अब एग्जैक्ट जो डबल बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी है, 127. जो सिंगल बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी है, 146. बट ये डबल बॉन्ड से ज़्यादा है, मतलब ये बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना एक्जैक्टली डबल बॉन्ड होता है, लेकिन ये उतना वीक भी नहीं है जितना एक सिंगल बॉन्ड होता है. दिस वेरिएशन इन लेंथ ऑफ सी एन बॉन्ड इज सजेस्टिव ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर. और ऐसा क्यों हो रहा है, एज आई टोल्ड, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है. जो डबल बॉन्ड है वो कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन नाइट्रोजन के बीच में रिवॉल्व कर रहे हैं. दिस इज ड्यू टू द रेजोनेंस बिटवीन द टू कैनोनिकल फॉर्म्स ऑफ पेप्टाइड ग्रुप. तो अगर आप यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, लोन पेयर इधर ट्रांसफर हुआ, यहाँ से ये इधर ट्रांसफर हो गया. तो इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर है, डबल बॉन्ड इधर भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है. तो ये रोटेटिंग डबल बॉन्ड की वजह से, रेजोनेंस की वजह से इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है. ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन कार्बोनिल ग्रुप एंड सी एन बॉन्ड्स ऑफ द पेप्टाइड लिंकेज हैव अ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, एंड लाइक एनी सिस्टम द पेप्टाइड लिंकेज इज केपेबल ऑफ एग्जिबिटिंग ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म. इट हैज बीन फाउंड टू एग्जिस्ट इन transform as well as in cis form. Transform में as the bulky alpha carbons are farther from each other, so वो ज़्यादा stable होती है cis form से. Another consequence of electron delocalization is that all the atoms of the peptide linkage like oxygen, carbon, nitrogen, hydrogen all lie in the same plane. तो यहाँ पे delocalization हो रही है, यहाँ पे हमें geometric isomerism देखने के लिए मिल रहा है. यहाँ पे bond length affect हो रही है because of the partial double bond character. ठीक है, प्लस ये पूरा molecule जो है वो planar है. all the atoms, all the 4 atoms lie in the same plane. Further, oxygen एंड हाइड्रोजन एटम्स आर इन द ट्रांसपोजिशन, मतलब वो ट्रांसफॉर्म के अंदर प्रेजेंट है, बट हाँ वो सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं. ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ आरएनए एंड राइबोसोम्स इन प्रोटीन सिंथेसिस. अगेन दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि राइबोसोम के बारे में प्रीवियस पेपर में भी आएगा. प्रोटीन सिंथेसिस अकर इन राइबोसोम. राइबोसोम्स आर द साइट, आर द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. ईच राइबोसोम पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल एंड अबाउट 52 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एंड कैरीज द एंजाइम नीडेड टू फॉर्म पेप्टाइड बॉन्ड. अब अगर हम बात करें राइबोसोम की, तो राइबोसोम क्या है, राइबोसोम प्रोटीन बनाने की साइट है. राइबोसोम प्रोटीन कैसे बना रहे हैं, वो प्रोटीन बना रहे हैं बहुत सारे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की हेल्प के, जैसे कि आरएनए. अगर आपने लास्ट पेपर पढ़ लिया होगा तो लास्ट पेपर में हमने ये चीज डिस्कस करी थी कि राइबोसोम्स के पास 2 सब यूनिट्स होते हैं, विच आर मेड अप ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स एंड डिफरेंट आरएनएस. यस, दिस इज दैट पिक्चर जो हमने प्रीवियस पेपर में पढ़ी थी, कि अगर हम यूकैरियोटिक राइबोसोम की बात करें तो यूकैरियोटिक राइबोसोम में हमें क्या देखने के लिए मिलता है, 60s यूनिट होता है, 40s यूनिट होता है. 60s यूनिट में 5.8s आरएनए होता है, 5s आरएनए होता है, 28s आरएनए होता है और 45 डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं. सिमिलरली जो स्मॉलर यूनिट है 40s वाला, उसके अंदर भी 18s आरएनएज है और 33 प्रोटीन्स है, और इसी तरह प्रोकैरियोटिक का. तो बेसिकली जो राइबोसोम है उसके स्मॉल और लार्ज सब यूनिट्स हैं, एंड दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स एंड डिफरेंट आरएनए मॉलिक्यूल्स. So each ribosome particle consists of RNA molecule and 52 different protein molecules and carries the enzyme system needed to form peptide bond between amino acid. The ribosome provide a site for binding the mRNA and site for bringing in and aligning the amino acid in preparation for their assembly. That means जो ribosome है वो एक साइट है जहाँ पे अलग अलग RNA mRNA जो है वो बाइंड हो रहे हैं, tRNA जो है वो different amino acids carry करके ला रहे हैं. Amino acid themselves are unable to interact with the ribosome and cannot recognize bases in the mRNA molecule. There exists a collection of carrier molecules, namely tRNA. These molecules contain a site for amino acid attachment and a region called the anticodon that recognizes the appropriate base sequence in the mRNA. That means जो राइबोसोम है वहाँ पे आगे कौन अटैच होगा, mRNA. अब mRNA के ऊपर कोड्स हैं, इन कोड को कौन रिकॉग्नाइज करेगा, tRNA के पास एक एंटीकोडोन रीजन है. tRNA जब इनको रिकॉग्नाइज कर रहा है तो उसको रिकॉग्नाइज करने के बाद वो वाले स्पेसिफिक अमीनो एसिड कैरी करके यहाँ तक ला रहे हैं. ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पे राइबोसोम साइट है, लेकिन राइबोसोम किसको इन्वॉल्व कर रहा है, mRNA को इन्वॉल्व कर रहा है और tRNA को इन्वॉल्व कर रहा है. प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ अमीनो एसिड फॉर असेंबली इज डिटरमाइंड बाय द पोजिशनिंग ऑफ tRNA मॉलिक्यूल्स, विच इन टर्न इज डिटरमाइंड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग और बेस पेयरिंग बिटवीन एंटीकोडोन ऑफ ईच tRNA मॉलिक्यूल एंड कोडोन ऑफ mRNA. दैट मीन्स जो भी प्रॉपर अमीनो एसिड आ रहे हैं वो अमीनो एसिड कैसे आ रहे हैं, जो कोडोन mRNA पे प्रेजेंट है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंटीकोडोन जो है वो tRNA पे होता है. और सपोज करो ये mRNA है, mRNA, दिस इज द mRNA स्ट्रैंड, इसके ऊपर एक कोड है UAC. ठीक है, तो जो tRNA मॉलिक्यूल आएगा यहाँ पे आके कौन सा tRNA लगेगा, जो UAC के साथ बाइंड करते हैं, U के साथ बाइंड करता है, A के साथ बाइंड करता है, U C के साथ बाइंड करता है, G. दैट मीन्स यहाँ पे आके वो वाला tRNA बाइंड करेगा जिसके ऊपर एंटीकोडोन कौन सा है, AUG. अब AUG जो है वो कौन सा अमीनो एसिड के लिए कोड करता है, वो कोड करता है मिथियोनिन के लिए. दैट मीन्स ये कौन सा वाला अमीनो एसिड कैरी करके लाएगा, मिथियोनिन, और वो यहाँ पे बाइंड होगा.
ठीक है। तो बेसिकली एमआरएनए के ऊपर कोडोन है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंटीकोडोन जस्ट टीआरएनए पे वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंटीकोडोन होगा, वो अपना स्पेसिफिक अमीनो एसिड लेके वहाँ पे आके बाइंड करेगा। व्हेन एन अमीनो एसिड इज अटैच्ड टू टीआरएनए मॉलिक्यूल, द टीआरएनए इज सेड टू बी अमीनो एसाइलेटेड और चार्ज्ड अमीनो एसिड। द लिंकिंग ऑफ एन अमीनो एसिड टू इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग टीआरएनए इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज। ये प्रोटीन सिंथेसिस में भी ये चीज़ आपने पढ़ी हुई होगी। एंड रिक्वायर्स एटीपी फॉर ईच अमीनो एसिड, देयर एटलीस्ट वन काइंड ऑफ टीआरएनए एंड अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज। तो हर एक अमीनो एसिड के लिए एक टीआरएनए प्रेजेंट होता है और एक उसका स्पेसिफिक एंजाइम प्रेजेंट होता है। तो अगर हम बात करते हैं बेसिकली व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, हमारा क्वेश्चन है कि हमें आरएनए और राइबोसोम का रोल बताना है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में कैसे हेल्प करें। सो राइबोसोम इज अ सेल्युलर मशीनरी जो कि रिस्पॉन्सिबल है प्रोटीन बनाने के लिए। देयर आर मेनली मेनी राइबोसोम्स इन ईच सेल विच आर मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स। दीज 2 सब यूनिट्स लॉक अराउंड द मैसेंजर एमआरएनए। जैसे ये एक बिग यूनिट है, ये एक स्मॉल यूनिट है और इनके बीच में से जाएगा एमआरएनए। ठीक है, तो ये दोनों बेसिकली मिलके लॉक कर रहे हैं किसको, एमआरएनए स्ट्रैंड को। These two subunits lock around the messenger RNA and then travel along the length of mRNA molecule reading each 3-letter codon. The ribosomes serve as docking station for the RNA that matches the sequence of bases on the messenger RNA. तो बेसिकली राइबोसोम मैसेंजर आरएनए के जो कोड्स हैं उनके ऊपर आके लैंड कर रहा है और उन कोडोन को रीड कौन कर रहा है, टीआरएनए। ईच 3-letter codon on the messenger RNA pair with the matching anticodon on a specific tRNA, and that specific RNA molecules, RNA allows for addition of specific amino acid on the end of growing protein chain. The ribosome then break up after the completion of the protein. The ribosome read the messenger RNA sequence. तो राइबोसोम क्या कर रहे हैं, mRNA का सीक्वेंस रीड कर रहा है, लेकिन कैसे, वो खुद नहीं हेल्प रीड कर सकता, विद द हेल्प ऑफ tRNA वो इस कोड को रीड करेगा एंड ट्रांसलेट द जेनेटिक कोड इनटू अ स्पेसिफिक स्ट्रिंग ऑफ अमीनो एसिड विच ग्रोज इनटू लॉन्ग चेन दैट फोल्ड टू फॉर्म अ प्रोटीन। तो अगर हम बात करें मैसेंजर आरएनए की, तो वो कैरी कर रहे हैं कोडोन जिनके ऊपर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए सीक्वेंस प्रेजेंट है एंड आर कॉल्ड ट्रांसक्रिप्ट्स। अब एक और इंपॉर्टेंट आरएनए है, दैट इज राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए मॉलिक्यूल फॉर्म द कोर ऑफ अ सेल्स राइबोसोम, दैट इज द स्ट्रक्चर इन विच प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस। तो जो राइबोसोमल आरएनए, बिकॉज देयर आर 3 टाइप ऑफ आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए। तो जो राइबोसोमल आरएनए है वो मेन आरएनए है जो राइबोसोम यूनिट को बनाने में हेल्प करते हैं। और ट्रांसफर आरएनए, एज वी हैव डिस्कस, वो क्या करते हैं, वो अमीनो एसिड को कैरी करते हैं। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, दिस इज द ओवरऑल डिस्क्रिप्शन। तो ये कुछ पॉइंट्स और हैं अगर आप अपने आंसर को और ज़्यादा लेंदी करना चाहते हो। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द रीजन दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, ऑलरेडी डन इन June 23 पेपर। Role of ATP in biochemical energy transformations, repeated question. Explain the interrelationship between 3 metabolic pathways, that is carbohydrates, fats and protein. This is again a repeated question. Next, what make enzymes suitable as therapeutic drug targets? तो यहाँ पे हम enzymes का role पढ़ रहे हैं कि enzyme कैसे काम करते हैं drug therapy। Enzyme catalyze multi-step chemical reaction and achieve phenomenal rate acceleration by matching protein and substrate chemical group in a transition state. तो बेसिकली एंजाइम हमें पता है कैसे काम करते हैं। एंजाइम किसी भी रिएक्शन को स्पीडन अप कर रहे हैं, चाहे वो एक रिएक्शन हो जो किसी प्रोसेस को एक्टिवेट कर रहा है या वो रिएक्शन हो जो किसी प्रोसेस को इनहिबिट कर रहा है। तो एंजाइम का काम क्या है, किसी भी रिएक्शन को एक्सेलरेट करना। और ये कैसे करते हैं, जब एंजाइम या वो जो प्रोटीन है अपने सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर रहा है, तो सबस्ट्रेट जो है वो बहुत कम एनर्जी में और बहुत ज़्यादा स्पीड में, क्योंकि ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देते हैं और उसको चेंज करते हैं। However, drug can either increase or decrease the rate of enzymatically mediated reaction. ड्रग क्या कर सकते हैं, उन रिएक्शंस को बढ़ा या कम कर सकते हैं जो किसी एंजाइम से कंट्रोल हो रहे हैं। इनफैक्ट ड्रग कैन एक्ट बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द एफिनिटी ऑफ एंजाइम फॉर इट्स सबस्ट्रेट। क्योंकि ड्रग क्या करेंगे, एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट करेंगे कि या तो एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के साथ बहुत जल्दी बाइंड करेगा या फिर वो अपने सबस्ट्रेट के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा। द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम कैन बी ऑल्टर्ड बाय स्टिमुलेशन ऑफ एन एंजाइम विच इंक्रीजेस इट्स एफिनिटी फॉर द सबस्ट्रेट एंड द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज लोअर्ड। तो एक तरीका तो होता है जब हम एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, जब कोई ऐसा ड्रग है जो किसी एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ा रहा है, एक्टिविटी बढ़ाने की वजह से वो अपने सबस्ट्रेट के साथ जल्दी बाइंड करेगा और ट्रांजिशन स्टेट पे पहुंचेगा। एंजाइम एक्टिविटी कैन आल्सो बी ऑल्टर्ड बाय एंजाइम इंडक्शन, दैट इज इंक्रीजिंग द सिंथेसिस ऑफ मोर एंजाइम प्रोटीन। एक तरीका ये भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एंजाइम्स बनाओ, जब ज़्यादा एंजाइम्स बनेंगे तो वो इवेंचुअली ज़्यादा सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेंगे। इनहिबिशन ऑफ एंजाइम इज अनदर कॉमन मोड ऑफ ड्रग एक्शन। तो बेटा, क्योंकि एज आई टोल्ड, कोई भी ड्रग, कोई भी मेडिसिन या तो हम किसी एक बायोकेमिकल रिएक्शन को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं या अपनी बॉडी के अंदर किसी एक बायोकेमिकल रिएक्शन को रोकने के लिए कर रहे हैं। तो अभी हमने डिस्कस करा ये पॉइंट जिसके अंदर हम पढ़ रहे थे कि एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। ऑन द अदर साइड ये भी हो सकता है कि जो हम ड्रग ले रहे हैं वो इनहिबिशन ऑफ एंजाइम करे, दैट मीन्स वो एंजाइम की एक्टिविटी को कम करे।
Inhibition of enzyme is another common mode of drug action. The catalytic chemistry of enzyme is the key to designing potent inhibitors. तो बेसिकली एंजाइम की ये जो केमिस्ट्री, एंजाइम का ये जो तरीका हमें समझ में आया, इसके बेसिस पे हमने इनहिबिटर्स बनाया जो एंजाइम को अपने टारगेट के साथ बाइंड नहीं करने देंगे, सब्सट्रेट के साथ बाइंड नहीं करने देंगे. Inhibitors that take advantage of these chemical interaction are among the most potent and effective drugs known. The catalytic chemistry of enzyme is the key to designing potent inhibitors. Majority of drugs which act on enzyme act as inhibitors. तो हमारी बॉडी में जो ज़्यादातर ड्रग्स है वो मेनली जो ड्रग्स होते हैं, एक्टिवेटर्स हम कम लेते हैं, इनफैक्ट इनहिबिटर्स हम ज़्यादा लेते हैं. मोस्ट ऑफ दीज आर कॉम्पिटेटिव, सम इनहिबिटर्स आर नॉन कॉम्पिटेटिव, बाइंडिंग अवे फ्रॉम द सबस्ट्रेट बाइंडिंग डोमेन एंड और competing for co-factor binding or causing the allosteric conformational change in the 3D protein structure that prevents substrate interaction. तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, या तो हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर के अंदर कुछ चेंज कर रहे हैं, या तो हम कोफैक्टर के साथ compete कर रहे हैं उस ड्रग को जिसकी वजह से बाइंडिंग नहीं हो पा रही, या फिर जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट के साथ ना बाइंड करके किसी और डोमेन के साथ या एक्टिव साइट के साथ नहीं बाइंड करके किसी और साइट पे बाइंड कर रहा है. तो इन सारे प्रोसेस की वजह से जब तक एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के साथ अच्छे तरीके से एक स्पेसिफिक वे में बाइंड नहीं करेगा तब तक वो प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म नहीं होगा. तो दिस इज हाउ इनहिबिशन कैन बी done. Yet other inhibitions are irreversible and these covalently bind to the enzyme permanently inactivating catalytic functions. और कुछ ऐसे inhibitors भी होते हैं, कुछ होते हैं जो reversible होते हैं जिनको हम reverse कर सकते हैं, but there are certain inhibitors और drug जो एक reaction अगर रोक दे तो फिर उसको हम reverse नहीं कर सकते. नेक्स्ट, डिफाइन जेनेटिक कोड एंड एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस. जेनेटिक कोड का प्रीवियस ईयर में भी पेपर था, वहाँ पे सिग्निफिकेंस नहीं थे, कैरेक्टर्स थे. द जेनेटिक कोड इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड इन डीएनए ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट डिक्टेट द ट्रेट. तो जो भी हमारे डीएनए के ऊपर जो कोड्स होते हैं जैसे ATGCAAGCCT, तो ये जितने भी ये न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है तो ये सारे क्या है हमारे जेनेटिक कोड. तो इसमें से जो हर एक ट्रिपलेट होगा वो हमारा एक जेनेटिक कोड है. फाइन. And characteristics of that organism. It is often referred to as the blueprint of life as it contain all the information necessary to create and maintain life. इन न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर, इन ट्रिपलेट्स के अंदर, इन जेनेटिक कोड के अंदर हमारी सारी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है कि हमारी बॉडी में क्या चीज़, क्या ऑर्गन, क्या टिश्यू, क्या फंक्शन कैसे परफॉर्म होगा. द जेनेटिक कोड इज इंपॉर्टेंट फॉर सेवरल रीजन. मेनली इट इज द फाउंडेशन ऑफ द लाइफ. विदाउट द जेनेटिक कोड सेल विल नॉट एबल टू मेक द प्रोटीन दैट आर नेसेसरी. क्योंकि डीएनए से बनता है आरएनए, जो कि इन्हीं कोड से, जो जेनेटिक कोड है उसके बेसिस पे आरएनए बनेगा, और इसी कोडोन के बेसिस पे आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा. ठीक है. तो अगर डीएनए के ऊपर ये जेनेटिक कोड होगा ही नहीं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आरएनए और प्रोटीन बन ही नहीं सकते, तो हमारा कोई भी फंक्शन नहीं हो सकता. द जेनेटिक कोड इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन द स्टडी ऑफ जेनेटिक्स. By understanding how the genetic code works, scientists are able to manipulate it to produce desired trait in an organism. बहुत common example genetic engineering, बहुत common example BT cotton. तो जितने भी ये genetic engineer, genetic manipulated जो हम experiments देख रहे हैं, जो नए नए drugs बन रहे हैं, नई नई therapies आ रही हैं, तो ये सारी चीज़ें हो पा रही हैं क्यों? क्योंकि genetic code present है, हम उसे पढ़ के, उसे समझ के उसको modify करना सीख रहे हैं. It has the potential to revolutionize medicine, agriculture and other fields. In addition, genetic code is also important in the study of evolution, which is comparative anatomy. या इसको डीएनए स्टडीज भी बोलते हैं, जिसके अंदर हम दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के डीएनए को कंपेयर करते हैं और एवोल्यूशन को स्टडी करते हैं. By comparing the genetic code of different organisms, scientists can determine how closely they are related or whether they have evolved from the common ancestor or not. तो evolutionary studies में भी ये बहुत important role play करता है. Next, how is alcoholic fermentation and is similar to lactate production in skeletal muscle. तो alcoholic, I guess आप सबको पता होगा, जो भी हमारी respiration होती है वो दो टाइप की होती है. एक होती है एरोबिक और एक होती है एनेरोबिक रेस्पिरेशन. जो एनेरोबिक रेस्पिरेशन है उसी को हम कॉमनली फर्मेंटेशन बोल देते हैं. ठीक है. अब ये जो एनेरोबिक रेस्पिरेशन है इसके हमारे पास दो मेन एग्जांपल्स है. एक एनेरोबिक रेस्पिरेशन यीस्ट में होती है, एक एनेरोबिक रेस्पिरेशन हमारे मसल सेल्स में होती है. ठीक है. जब यीस्ट में एनेरोबिक रेस्पिरेशन होती है तो बनता है इथेनॉल विच इज एन अल्कोहल, इसीलिए हम उसको बोल रहे हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन. मसल सेल्स में जब एनेरोबिक रेस्पिरेशन होती है तो बनता है लैक्टिक एसिड, इसीलिए हम इसको बोलते हैं लैक्टेट प्रोडक्शन या लैक्टेट फर्मेंटेशन. तो ये दोनों जो अल्कोहल में अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है या जो लैक्टेट फर्मेंटेशन है, हमें ये देखना है कि इनके बीच में क्या सिमिलैरिटीज है. सिमिलैरिटीज बोथ आर एनेरोबिक इन नेचर, दैट मींस एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहे हैं. दूसरा, रीऑक्सीडाइज NADH प्रोड्यूस इन ग्लाइकोलिसिस बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स टू पायरुवेट और टू अ प्रोडक्ट प्रोड्यूस फ्रॉम पायरुवेट. तो बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, NADH को रीऑक्सीडाइज कर रहे हैं, NAD+ में चेंज कर रहे हैं. द स्टेप्स ऑफ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इन्वॉल्व ग्लाइकोलिसिस, डीकार्बोक्सिलेशन एंड रिडक्शन. और अगर हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में भी देखें तो पहले हाइड्रोलिसिस होता है, फिर ग्लाइकोलिसिस होता है, फिर रिडक्शन होता है. तो एक कॉमन स्टेप ग्लाइकोलिसिस दोनों के अंदर
हो रहा है. Alcoholic fermentation is always intracellular process, but lactic acid fermentation can be both intracellular as well as extracellular. मतलब सेल के अंदर भी हो सकता है और सेल के बाहर भी हो सकता है, लेकिन अल्कोहलिक वाला हमेशा सेल के अंदर होगा. तो दोनों के अंदर ग्लाइकोलिसिस हो रहा है. ग्लाइकोलिसिस क्या करता है? ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है पायरुवेट में. कोई भी रेस्पिरेशन हो, कोई भी फर्मेंटेशन हो, मेन पर्पज क्या है उसका? एटीपी प्रोड्यूस करना, एनर्जी प्रोड्यूस करना. तो ये कॉमन प्रोसेस है. बोथ प्रोसेसेस प्रोड्यूस एटीपी, द सेल्स एनर्जी करेंसी, बट इन लिमिटेड अमाउंट. लिमिटेड अमाउंट इसलिए क्योंकि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एटीपी बनता है, वेयरएज एनारोबिक में बहुत कम बनता है. बोथ द प्रोसेसेस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. सो दिस वाज अबाउट द सिमिलैरिटी बिटवीन द अल्कोहलिक फर्मेंटेशन and lactate production. With this, we are done with the paper. Thank you for watching. Keep studying. All the best for your exams. Thank you.